हेलो बच्चों। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हमारा एक मॉडल टेस्ट पेपर इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज का। तो जिन बच्चों के एग्जाम अभी जुलाई के अंदर सीए फाउंडेशन के हैं, उनके लिए ये डिस्कशन, ये पेपर पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं इस वीडियो में पूरा 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप चाहें तो ये फाइल आईसीएआई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पूरा का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट बच्चों होता है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, द बुक वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स इज रिटन बाय। वेल्थ के बारे में जो भी डेफिनेशंस जिन ऑथर ने दे रखी हैं वो हम जानते हैं, उनका नाम है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ वो ऑथर हैं जिन्होंने बुक वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज। बिजनेस इकोनॉमिक्स का वो हमसे नेचर पूछ रहे हैं कि क्या होता है। ए, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। तो बिल्कुल सही बात है, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस होती है। बी, इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम मैक्रो एनालिसिस भी करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। सी, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, यानी कि इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर होता है वो ये तीनों ही फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज कंट्री इज प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब हो गया प्योरली का, जहां पर पूरी तरह से स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का ही शासन चलता है, या जहां पर मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, और वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं होती। यूएसएसआर, चाइना, वियतनाम या नन ऑफ दीज। यूएसएसआर की बात करें तो ना ही वो पूरी तरह से सोशलिस्ट है, चाइना की बात करें तो ना ही वो पूरी तरह से सोशलिस्ट है, वियतनाम की बात करें ना ही वो पूरी तरह से सोशलिस्ट है। और अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचें तो कोई भी इकोनॉमी आज की तारीख में पूरी तरह से सोशलिस्ट, कह रहा है प्योरली सोशलिस्ट, नहीं होती, क्योंकि हर इकोनॉमी या तो कैपिटलिस्ट या मिक्स्ड इकोनॉमी ही होती है। तो इसका आंसर हम मान लेते हैं कि नन ऑफ दीज ज्यादा बेहतर है। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, रैशनल डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स दैट। रैशनल डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है, रैशनल का मतलब जिसमें कोई भेदभाव ना हो। जैसे हम अजम्पशन लेते हैं ना इकोनॉमिक्स के अंदर कि कंज्यूमर इज रैशनल, यानी कि वो जो भी डिसीजन लेगा वो बिल्कुल सही लेगा, सोच समझ के लेगा, कोई बायस नहीं करेगा। तो क्या कह रहा है ऑप्शन ए, वंस चॉइस बी अराइव्ड एट लॉजिकली एंड विदाउट एरर। बी, one's choice be consistent with one's goals. C, one's choice never vary. D, the consumer plans to attain the highest possible level of satisfaction. तो ए बी सी डी में से जो मुझे सबसे पर्याप्त या सबसे सही ऑप्शन लग रहा है वो डी लग रहा है, क्योंकि वो कंज्यूमर की बात कर रहा है। और ये रैशनल डिसीजन मेकिंग हम हर जगह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अजम्पशंस में भी पढ़ते हैं कि कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर इज रैशनल। यानी कि यहाँ पर ये बात की जाती है कि कंज्यूमर जो है वो अपने लिए सबसे बेस्ट डिसीजन लेगा जहां पर उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो डी ऑप्शन मैं कहूंगा सबसे बेस्ट ऑप्शन या सबसे सही आंसर इसका होगा। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर व्हेन। आपको अगर याद हो, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो लोग उसके सब्सटीट्यूट गुड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे अगर टी का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ तो लोग कॉफी की डिमांड करना ज्यादा शुरू कर देते हैं, इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो वो ज्यादा कब होगा, वो स्ट्रॉन्गर कब होगा, वो पूछ रहा है। ए, द गुड्स आर क्लोजर सब्सटीट्यूट, हाँ। देयर इज अ लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्सटीट्यूट गुड, यानी कि लोग बड़ी आसानी से बहुत ही कम खर्चे में स्विच कर सकते हैं दूसरे सब्सटीट्यूट गुड पर। मतलब टी थोड़ा सा महंगी हुई तो लोग आसानी से कॉफी पर स्विच कर जाएंगे क्योंकि वो सस्ती है। देयर इज अ लोअर इनकन्वीनियंस वाइल स्विचिंग टू द सब्सटीट्यूट गुड, यानी कि उनको स्विच करने में भी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। इन नटशेल, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर तभी होगा जब ये तीनों बातें होंगी, यानी कि गुड्स बहुत ही क्लोज सब्सटीट्यूट है, आप आसानी से सस्ते दामों पर क्लोज सब्सटीट्यूट पे शिफ्ट भी कर सकते हो, आप बिना किसी रुकावट के और बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से सब्सटीट्यूट गुड पे शिफ्ट कर जाओगे, तो तभी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्गर होगा। यानी कि इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द इंटरनल कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल।
याद है चैप्टर नंबर 5 आपको इकोनॉमिक्स का, कि बिजनेस साइकिल्स जो होती हैं उसके इंटरनल कॉजेज पूछ रहा है। एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं कि लड़ाई झगड़े हो गए, ऐसी चीजें जो बिजनेस की बातों से ही बाहर है। तो ये तो सीधा मेन पॉइंट्स ही हमको याद होने चाहिए। ए, फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, ये तो होता है। बी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये भी होती हैं, इंटरनल कॉज है ना, बिजनेस से रिलेटेड है। सी, मनी सप्लाई, ये भी होता है। ये तीनों मेन हेडिंग्स हैं। अगर आपके पास नोट्स हैं आप उसमें देख सकते होंगे। तो बेसिकली इसमें मुझे तीनों ही ऑप्शन सही लगे, तो ऑटोमेटिकली आंसर बन गया डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू हॉटरे ट्रेड साइकिल इज, ट्रेड साइकिल क्या है? ए, मॉनेटरी फिनोमिनन, बी, अनप्लान्ड फिनोमिनन, सी, फिस्कल फिनोमिनन, या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको याद हो, हॉटरे ट्रेड साइकिल में स्पेसिफिकली ये लाइन मेंशन है कि ये एक मॉनेटरी फिनोमिना है। तो बेसिकली डायरेक्ट आंसर इसका हो गया ए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ टिपिकल बिजनेस साइकिल, कि कौन सी बात इसमें से एक टिपिकल बिजनेस साइकिल दर्शा रही है, लास्ट चैप्टर। तो ए, इकोनॉमिक एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि जब बिजनेस के अंदर पहले कॉन्ट्रैक्शन अगर होता है तो उसके बाद एक्सपेंशन भी होगा। यानी कि जो बिजनेस साइकिल का मेन मॉडल है कि कभी उतार आएगा तो कभी चढ़ाव आएगा, हर बिजनेस की ये साइकिल होती है। तो बिल्कुल सही बात ए ऑप्शन में ही लिखी है कि इकोनॉमिक एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन। तो उतार यानी एक्सपेंशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, तो ये चलता रहेगा। बी सी डी ऑप्शन अगर हम पढ़ेंगे भी तो फायदा नहीं, क्योंकि वो गलत ही होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ए रिलेटिव प्राइस इज, रिलेटिव प्राइस पूछ रहे हैं कि क्या होता है, यानी एक प्राइस दूसरे प्राइस के कंपैरिजन में, उसको बोलते हैं ना रिलेटिव प्राइस। तो ए, प्राइस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, नहीं। द रेशियो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर, यानी एक प्राइस का रेशियो दूसरे के मुकाबले क्या है, उसी को बोला जाता है बच्चों रिलेटिव प्राइस। और सी और डी अगर देखेंगे तो ऑप्शन गलत ही होंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, अगर हम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जैसे टी और कॉफ़ी, तो उसमें आपको पता ही है कि अगर प्राइस टी का बढ़ जाता है तो ऐसे केस में फिर लोग डिमांड जो होती है कॉफ़ी की वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि टी अब वो लोग कम खरीदना शुरू करते हैं। तो अगर हम टी के प्राइस और कॉफ़ी के डिमांड के बीच का रिलेशन देखें तो कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन अगर है तो इसका मतलब हमारा कर्व बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग। तो इसका आंसर हो गया हमारा डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड्स। हमारा डिमांड कर्व कैसा बन रहा है? अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, a dealer sell only two brands of motorcycle, Royal and Hero. It was observed that the price of Royal rises by 10%, ठीक है, the demand for Hero increases by 15%। तो मतलब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट का ये एक तरह से सब्सटीट्यूट है, या तो रॉयल की गाड़ी खरीदो या हीरो की गाड़ी खरीदो। रॉयल का प्राइस 10% बढ़ा, ऐसा लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ रॉयल जो बढ़ा वो 10% बढ़ा, लेकिन उससे हीरो की जो डिमांड बढ़ी वो 15% बढ़ी, यानी हीरो की डिमांड ज्यादा बढ़ गई। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है, प्राइस में जो चेंज है वो थोड़ा कम है। व्हाट इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ हीरो अगेंस्ट द प्राइस ऑफ रॉयल? तो डायरेक्टली आंसर दिख रहा है, 15% चेंज इन क्वांटिटी है, 10% चेंज इन प्राइस है, तो आंसर आ गया पॉजिटिव 1.5। तो पॉजिटिव 1.5 का आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? व्हेन E इज इक्वल टू जीरो, यानी इलास्टिसिटी जीरो होती है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो ये बड़ा सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी जीरो होने का मतलब होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। उसके बाद 13th, ए राइज इन प्राइस विल, अगर प्राइस बढ़ेगा, जैसे ही दाम बढ़ेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस, नहीं। डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस, यस। क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़ा तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर सरप्लस का आंसर कम आना शुरू हो जाएगा। कैसे? फटाफट समझा देता हूँ। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि व्हाट यू आर विलिंग टू पे और व्हाट यू आर एक्चुअली पेइंग, उसके डिफरेंस को कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। तो मान लेते हैं यू आर विलिंग टू पे 5 रुपए और प्राइस है 3 रुपए, तो इसका मतलब आप अभी 2 रुपए के कंज्यूमर सरप्लस वाली सिचुएशन में हो। अब अगर मान लो मैं प्राइस को 3 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए कर देता हूं, फर्ज करो ये 3 की बजाय प्राइस बढ़कर हो गया 4, तो जैसे ही मेरे प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी
वो 3 से बढ़कर 4 होगा तो ऑटोमेटिकली आपके कंज्यूमर सरप्लस का आंसर 2 से घटकर 1 आना शुरू हो जाएगा। तो इसका सीधा आंसर क्या हो गया? राइज इन प्राइस विल डिक्रीज द कंज्यूमर सरप्लस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई होप सब बच्चे इसका आंसर जानते ही होंगे। तो जो हम टीपी का कर्व बनाते हैं यानी टोटल प्रोडक्ट का कर्व बनाते हैं, उसके स्लोप को ही मार्जिनल प्रोडक्ट बोल देते हैं। उसके बाद 15th, लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड। लॉ ऑफ प्रोडक्शन में क्या नहीं आता ये पूछ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ए लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, बी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डी रिटर्न्स टू स्केल। तो बच्चों प्रोडक्शन के लॉस को जरा रिवाइज करते हैं। रिटर्न्स टू स्केल हम पढ़ते हैं, प्रोडक्शन का एक लॉ है लॉन्ग रन में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर हम पढ़ते हैं, प्रोडक्शन का एक लॉ है शॉर्ट रन में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम पढ़ते हैं, ये भी एक प्रोडक्शन का लॉ है शॉर्ट रन में। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, ये कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर की बातें हम प्रोडक्शन के लॉ में नहीं पढ़ते, ये तो प्रोडक्शन की खूबसूरती बताता है, यहाँ पे कॉस्ट की बातें नहीं करते हम, लीस्ट कॉस्ट की। तो इसका मतलब ए ऑप्शन ही नहीं इंक्लूड होता प्रोडक्शन के लॉ के अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पूछ रहा है क्या स्टेटमेंट इसमें से सही है कंसर्निंग द रिलेशनशिप अमंग द फर्म्स कॉस्ट फंक्शन। तो आसानी से बता सकते हैं, बस आपको ये बताना है सही फॉर्मूला क्या है। टीसी इज इक्वल टू टीवीसी माइनस टीएफसी तो गलत है। टीएफसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीवीसी तो यही सही है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट का ही डिफरेंस होती है। इसके बाद 17, इन द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, अगर आपको याद हो, द चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वन एडिशनल यूनिट ऑफ एन इनपुट इज कॉल्ड। तो कॉब डगलस के फंक्शन के अंदर अगर आउटपुट में जो परिवर्तन आता है एक इनपुट को बढ़ाने की वजह से, उसको क्या बोलते थे? इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं। बी रिटर्न टू स्केल, परफेक्ट आंसर, क्योंकि रिटर्न टू स्केल का मतलब ही होता है कि अगर आप एक इनपुट बढ़ाते हो तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है आउटपुट पर, या उससे आउटपुट कितना बढ़ जाता है, कितना चेंज हो जाता है, उसी को बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। और यही कॉब डगलस के प्रोडक्शन फंक्शन में बताया भी जाता है। तो सही ऑप्शन हो गया बी। बाकी सी ऑप्शन में लिखा है टोटल प्रोडक्ट, डी में लिखा है मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये नहीं होते, गलत है। उसके बाद है 18th, द कंडीशन फॉर प्योर कंपटीशन। याद करो बच्चों, प्योर कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन के ही मतलब अंदर का पार्ट जिसमें शुरू के 3 मेन फीचर्स होते हैं, तो वो प्योर कंपटीशन कह रहा है कि क्या है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, हाँ। प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, हाँ। फर्म्स आर फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, हाँ। इन्हीं 3 फीचर्स को मिलाकर हम कहते हैं कि ये प्योर कंपटीशन है, तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, when the firm is in the long run equilibrium in perfect competition। तो परफेक्ट कंपटीशन का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम याद है आपको? लॉन्ग रन वाला, शॉर्ट रन वाला नहीं, लॉन्ग रन वाला इक्विलिब्रियम की प्राइस जो है वो एलएमसी, एलएसी यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, इनके बराबर है हमारा एवरेज रेवेन्यू या प्राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? AC इज इक्वल टू AR MR, नहीं। TR इज इक्वल टू TC, नहीं, क्योंकि ये वैसे भी लॉन्ग रन नहीं दे रखे उसने। द फर्म आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और डी नन ऑफ दीज। तो वैसे तो इसमें ना तो ए सही है ना बी सही है, और फर्म आर अर्निंग कह रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हो सकता है, इट कैन बी अ सिचुएशन, क्योंकि लॉन्ग रन में फर्म हो सकता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हो, हालांकि वो भी वाइप आउट हो जाते हैं थोड़े समय बाद जब नए फर्म्स और एंटर करेंगे और फिर ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाएगी। तो बट देयर इज अ स्लाइट चांस कि सी ऑप्शन हो सकता है, बट नन ऑफ दीज, डी, क्योंकि तीनों बातें पूरी तरह से सही नहीं है, तो डी ऑप्शन भी इसमें हो सकता है। तो हम मान लेते हैं इसमें डी ऑप्शन कि नन ऑफ दीज, क्योंकि कुछ भी इसमें से बात पूरी तरह से ट्रू नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ गुड इज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है एक गुड की? बड़ा सिंपल था, याद होगा आपको कि एक गुड को हम ऑब्टेन करने के लिए दूसरा गुड कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं।
तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन यूजिंग सेविंग गलत, टाइम लॉस्ट इन फाइंडिंग इट गलत, क्वांटिटी ऑफ अदर गुड सैक्रिफाइस्ड इन टू गेट अनदर यूनिट ऑफ दैट गुड, यानी कि एक गुड को आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो दूसरे गुड को ऑब्टेन करने के लिए। तो यही ऑप्शन इसका मतलब सही ऑप्शन है। तो इसमें यहाँ पर छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में क्या लिखा है जी, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक याद है आपको? हाँ सर याद है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ये तो होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट तो नहीं होते, यानी कि यही ऑप्शन एक तरह से आंसर है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते, हीट्रोजीनियस होते हैं। बाकी फ्री एंट्री एग्जिट होता है, नॉन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता ही है। तो 21 का तो हो गया बी। 22 डिमांड कर्व इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक का डिमांड कर्व कैसा होता है? अगर आपको याद हो, काफी ज्यादा फ्लैटर होता है, इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर होता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर का मतलब है कि इसकी इलास्टिसिटी 1 से भी ज्यादा होती है, जिसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? इनफाइनाइट इलास्टिक तो नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड हाईली इन इलास्टिक कह रहा है हाईली इन इलास्टिक नहीं, जबकि उल्टा है, हाईली इलास्टिक है ये तो। डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड मोर इलास्टिक, यस। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और ज्यादा इलास्टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस रिजिडिटी इन स्वीजी मॉडल। तो याद है प्राइस रिजिडिटी स्वीजी मॉडल के तहत किस मार्केट में होती है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट इनमें से झूठ लिखा हुआ है या गलत है? तो ए में कह रहा है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ फर्म एंड एन इंडस्ट्री, तो ये वैसे गलत है। बी में कह रहा है मोनोपोलिस्ट में रेज द प्राइस एंड रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट, ये तो ठीक है। हीट्रोजीनियस प्रोडक्ट आर ऑफर्ड फॉर सेल इन परफेक्ट कंपटीशन, ये भी गलत कह रहा है, ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत कह रहा है, परफेक्ट में तो हीट्रोजीनियस होते ही नहीं है। और डी, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज पिक्यूलियर, ये तो सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब ए ऑप्शन भी गलत लग रहा है वैसे, और सी ऑप्शन भी गलत लग रहा है। ए में कह रहा है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ फर्म एंड एन इंडस्ट्री, लेकिन हाँ, जब हम मोनोपोली की बात करते हैं मोनोपोली मार्केट के अंदर, तो वहां हम कह देते हैं कि फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। तो ए ऑप्शन मैं पूरी तरह से गलत नहीं कह सकता, लेकिन जिस ऑप्शन को मैं पूरी तरह से गलत कह सकता हूं, मतलब जो तो बिल्कुल ही सिरे से ही खारिज कर सकता हूं, वो सी ऑप्शन है, क्योंकि सी तो सबसे बड़ा गलत है, इससे बड़ी गलती तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो मैं इसलिए सी ऑप्शन को सबसे बड़ा गलत मान लेता हूं। उसके बाद है जी 25, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो बड़ा सिंपल आंसर है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में तो लाखों करोड़ों बायर्स और लाखों करोड़ों सेलर्स होते हैं, तो यानी कि ये ऑप्शन तो हो गया सीधा सीधा परफेक्ट कंपटीशन। 26, अंडर विच मार्केट फॉर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट परसिस्ट। कह रहा है किस मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो वहां नहीं होगा जहां बिल्कुल ही प्रोडक्ट होमोजीनियस होंगे, जहां बिल्कुल ही प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस है। तो यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कभी भी परफेक्ट कंपटीशन में नहीं हो सकता। तो ये भी हो गया डी। उसके बाद है द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर एंड प्राइस इलास्टिसिटी। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद ही होगा। तो एक फार्मूला उसमें लिखवाया जाता है बच्चे को कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू इलास्टिसिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी इनटू ए आर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सीधा सीधा ए ऑप्शन ही सही हो गया, डायरेक्ट। उसके बाद 28, द प्राइस इलास्टिसिटी फॉर ए मोनोपोलिस्टिक फर्म। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक फर्म यानी कि वही अभी थोड़ी देर पहले आया था, जिसका डिमांड कर्व हमने फ्लैटर बनाया था, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? हाईली इलास्टिक होता है। तो वैसे तो ईडी उसका ग्रेटर देन 1 होता ही है, तो यही ऑप्शन सही है। बाकी बी सी डी तो गलत ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है डायनामिक फेयर चार्ज्ड बाय इंडियन रेलवेज।
अब डायनामिक फेयर बाय इंडियन रेलवेज का मतलब है कि रेलवेज आप देखते हो ना, एक सर्विस प्रोवाइड करती है और ये मोनोपोली का एग्जांपल होता है इंडियन रेलवेज, लेकिन फिर भी वो अलग अलग टिकट के प्राइस चार्ज करती है अलग अलग सेगमेंट ऑफ कस्टमर से, तो इसका मतलब वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है। तो कह रहा है डायनामिक फेयर चार्ज बाय इंडियन रेलवेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली का एग्जाम्पल है, यानी कि एक ऐसी मोनोपोली जो प्राइस में अंतर करके अलग अलग कस्टमरों को अपनी सर्विस दे रही है। तो सही आंसर हो गया डिस्क्रिमिनेटिंग। उसके बाद 30, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। कह रहा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल होगा, तो ये आपको नोट्स में वैसे लिखवाया जाता है या आपको पढ़ाया जाता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब दो अलग अलग मार्केट्स की इलास्टिसिटी अलग हो, किसी में इलास्टिक ज्यादा हो और किसी में कम इलास्टिक हो। तो कम इलास्टिक वाले में हम ज्यादा दाम चार्ज करेंगे, ज्यादा इलास्टिक वाले में हम ज्यादा दाम चार्ज नहीं करेंगे। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल व्हेन seller should have control over the supply, नहीं, price elasticity of product should be different in different sub market, yes, तो जब प्राइस इलास्टिसिटी अलग अलग होगी अलग अलग मार्केट्स में। उसके बाद है 31, when a small change in price leads to a large change in demand, तो प्राइस थोड़ा सा ही बदला लेकिन डिमांड ज्यादा चेंज हो गई, तो इसका मतलब डिमांड क्या है? सिंपल आंसर, इसका मतलब डिमांड है इलास्टिक। उसके बाद 32, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन द लॉ ऑफ सप्लाई इज, तो लॉ ऑफ सप्लाई में सब बच्चे जानते ही हैं कि प्राइस और क्वांटिटी का कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। उसके बाद द स्टेजेस इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेजेस पूछ रहा है कि कितनी होती हैं, तो 1 2 3 होती हैं, ये तो बच्चे ने बचपन में ही पढ़ा होता है। तो 3 स्टेजेस होती हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, कह रहा है सर्टेन बेनिफिट ऑफ एन इंडस्ट्री गेट्स व्हेन इट एक्सपैंड्स इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज, तो भाई जब कोई भी इंडस्ट्री अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाती है तो उससे जो फायदा मिलता है वो किसका पार्ट होता है? वो होता है इंटरनल इकोनॉमीज का, है ना, क्योंकि फायदा हो रहा है और स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से हो रहा है, तो इंटरनल इकोनॉमीज। उसके बाद 35, द इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, जो हम इंटरेस्ट अपनी ही कैपिटल पर दे रहे हैं एक प्रकार से, तो वो किसका उदाहरण होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट का। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ए। उसके बाद 36, द शेप ऑफ टीआर कर्व ऑफ ए मोनोपोलिस्ट, यानी कि जो सिंगल सेलर है उसका टीआर कर्व कैसा बनता है? तो परफेक्ट वाले का तो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है हमें पता है, लेकिन इम्परफेक्ट वालों का कैसा बनता है टीआर कर्व? ऐसा बनता है ना। तो ये शेप क्या हो गई? यू शेप तो नहीं, बी इन्वर्टेड यू शेप, यानी उल्टा यू, तो इन्वर्टेड यू शेप, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 37, द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट वाज मेड बाय, किस व्यक्ति ने सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट के बीच का अंतर बताया था? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, चैम्बरलिन, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 38, द फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम, ये भी हमने चर्चा भी कर रहे थे कि फर्म और इंडस्ट्री हम मानते हैं कि एक ही है, किस में मानते हैं? मोनोपोली में, क्योंकि वहां एक ही फर्म होती है, तो एक ही फर्म है तो वही इंडस्ट्री होगी। उसके बाद 39, फॉर द लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स उनकी इनकम इलास्टिसिटी क्या है? ये तो पहचान भी होती है, उनकी इनकम इलास्टिसिटी 1 से भी ज्यादा होती है ना, क्योंकि उनकी इनकम इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। 1 से कम होती तो हम नॉर्मल कहते और नेगेटिव होती तो हम इंफीरियर कहते। उसके बाद 40, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज, एलएसी कैसा होता है? तो एलएसी आपको पता ही है, जो खूब सारे छोटे 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 एसएसीज को कवर अप कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है, तो यानी वो यू शेप होता है और उसे हम एनवलप कर्व भी कहते हैं, ये उसका दूसरा नाम होता है। तो सही ऑप्शन हो गया इसका मतलब बोथ ए एंड बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, अंडर परफेक्ट कंपटीशन द सप्लाई कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सप्लाई कर्व कैसे डिराइव होता है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है ये, अगर आपको याद हो हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाते हैं, यू शेप जो बनता है, हाँ सर, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व के जो राइजिंग पोर्शन की अगर हम बात करें, यानी कि यहाँ से हरे रंग वाला जो राइजिंग पोर्शन है,
तो इस हरे रंग वाले राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी को ही सप्लाई कर्व भी कहते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा होता है। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व किससे डिराइव किया जाता है? एमसी कर्व से। उसके बाद 42, व्हेन गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, याद करो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में द इंडिफरेंस कर्व इज, तो इंडिफरेंस कर्व जो बनता है वो कैसा बनता है? तो बच्चे को लिखाया जाता है इंडिफरेंस कर्व एल शेप्ड बनता है, यानी कि ऐसा एल शेप्ड, इस प्रकार का इंडिफरेंस कर्व बनता है। तो पढ़ लेते हैं। इज अ स्ट्रेट लाइन, नहीं। इज कॉन्वेक्स, नहीं। कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन विद ए राइट एंगल बेंट, है ना। तो भाई राइट एंगल बेंट आ गया, देखो दो स्ट्रेट लाइन बनाई हमने हरे रंग की, तो यानी कि 42 का हो गया सी। तो अंग्रेजी उसने दी इस ढंग से कि एल शेप को लिख किसी और तरह से दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, बट कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, सिंपल क्वेश्चन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब होगा? जब बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, हाँ ये तो होता है, ये तो आपने पढ़ा ही है कि अगर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हैं तो इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, सही। बी, एमआरएस ऑफ वन गुड फॉर द अनदर मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स, कह रहा है जब एमआरएस जो है वो बराबर हो जाए टू गुड्स के प्राइस के रेशियो के, हाँ ये भी होता है, ये भी कंडीशन ही है, ये भी ऊपर वाली बात का ही मैथमेटिकल रूपांतर है। तो यानी ए भी बात सही ही है और बी भी जो सही ही है। तो कह रहा है कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, तो या तो ए कह लो या बी कह लो, कुछ भी कह लो, तो बिल्कुल सही, तो इधर ए और बी। उसके बाद 44, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ए सी इज इक्वल टू ए आर, तो इसको बोलते हैं बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट। अगर ए आर की वैल्यू ज्यादा होती तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ए आर की वैल्यू कम होती तो लॉसेस। उसके बाद 45, डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, भाई आपको बिल्डिंग बनवानी है, हाँ सर, और बिल्डिंग बनवाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि चलो अब ईंटें खरीद के लेकर आओ, तो मेन काम तो पेरेंट डिमांड तो बिल्डिंग की है, वो तो बिल्डिंग बनाने के लिए आप ब्रिक्स खरीद रहे हो, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खरीद रहे हो। तो इस ब्रिक की डिमांड को क्या कहते हैं बच्चों जी? डिराइव्ड डिमांड, यानी कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है डिमांड, ये निर्भर कर रही है बिल्डिंग की डिमांड पर, तो इसलिए इसको बोल देते हैं डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। 46, the producer's demand for a factor of production is governed by the dash of that factor। अब एक प्रोड्यूसर को भाई कोई फैक्टर चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो किस पर निर्भर करेगा? इज गवर्न बाय डैश ऑफ दैट फैक्टर, तो ए प्राइस नहीं, बी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बिल्कुल सही, सी अवेलेबिलिटी, डी प्रॉफिटेबिलिटी गलत। क्योंकि प्रोड्यूसर तो ये देखेगा कि भाई ये जो फैक्टर है ये कितना प्रभावशाली प्रोडक्टिव है, ये कितना अच्छा प्रोडक्शन कर सकता है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, तो प्रोड्यूसर तो यही देखेगा। उसके बाद है जी 47, ए राइज इन सप्लाई एंड डिमांड इन इक्वल प्रोपोर्शन विल रिजल्ट इन, कह रहा है अगर आप डिमांड और सप्लाई दोनों को बराबर प्रोपोर्शन में बढ़ा दो तो सप्लाई भी राइट शिफ्ट, डिमांड भी राइट शिफ्ट, तो ऐसा होने पर आप देखोगे कि आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस वही का वही रहेगा, तो यानी नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो सीधा ऑप्शन डायग्राम बनाकर पता चल रहा है। इसके बाद है 48, द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, ठीक है, आइसोक्वांट याद है ना, वही बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व की तरह। कह रहा है इसका स्लोप कैसा होता है, तो इसका स्लोप होता है डाउनवर्ड राइट की तरफ, जिसको कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सही ऑप्शन क्या बन गया जी? डाउनवर्ड राइट की तरफ, यानी बी। उसके बाद 49, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टी एंड कॉफी, तो भाई क्योंकि ये सब्सटीट्यूट गुड्स हैं तो सब्सटीट्यूट गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, तो 49 का आंसर हो गया पॉजिटिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, when the output increases from 20 to 30 units, अगर आउटपुट 20 से 30 यूनिट बढ़ रहा है, and TR increases from 400 to 500 और टोटल रेवेन्यू 400 से 500 बढ़ रहा है, तो अगर मैं चेंज इन आउटपुट देखूं तो वो है 10 यूनिट का, चेंज इन टोटल रेवेन्यू देखूं वो है 100 यूनिट का, तो कह रहा है एम आर इज, तो एम आर का फॉर्मूला होता है चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट,
तो ये आ गया 10। सिंपल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, इन केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब हो गया कि सेकंड स्टेज, क्योंकि सेकंड स्टेज का ही नाम होता है ना डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जो हम स्टेज ऑफ प्रोडक्शंस बनाते हैं, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, फिर जिसमें आप टीपीएमपी बनाते हो, पहली स्टेज में टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, दूसरी स्टेज में टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, तीसरी स्टेज में टीपी फॉल, और एमपी जो आप बनाते हो तो वो फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज करता है, सेकंड स्टेज में फॉल करता है, थर्ड स्टेज में तो एमपी नेगेटिव हो जाता है। तो वो सेकंड स्टेज की बात पूछ रहा है, क्योंकि सेकंड स्टेज का नाम होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ए, मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशेस, हाँ मार्जिनल प्रोडक्ट तो डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है। बी, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, नहीं ये तो स्टेज 1 की बात है, तो ये नहीं हो रहा। सी, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, हाँ ये स्टेज 2 में हो रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से, तो इसका मतलब ए भी है और सी भी सही है, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। उसके बाद 52, ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट आपसे पूछ रहा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है ए आर इज इक्वल टू ए सी या टी आर इज इक्वल टू टी सी, दोनों में से कुछ भी कह लो, बात एक ही है, तो टी आर इज इक्वल टू टी सी। उसके बाद 53, नेगेटिव रिटर्न सेट्स इन एट द स्टेज। नेगेटिव रिटर्न, ये लो डायग्राम बना हुई है, एमपी नेगेटिव कौन सी स्टेज में होता है, देखो थर्ड स्टेज में, तो नेगेटिव रिटर्न्स कौन सी स्टेज में है, क्या कह रहा है, व्हेन एमपी इज नेगेटिव, सिंपल, तभी तो नाम उसका नेगेटिव रिटर्न पड़ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, द प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू, क्या बनाए, तो क्या बनाए का मतलब है कौन सी प्रॉब्लम है, चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ए। उसके बाद 55, व्हेन वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अकर्स, यानी कि जब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो ना हो, और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, या प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, तो जब ये फॉलो ना हो, इसका वायलेशन हो गया, ये फॉलो ना हो, तो ए, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव, नहीं, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, नहीं, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज लेस देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, नहीं, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, यस ये आंसर है। यानी कि अच्छा क्वेश्चन था, इनकम इफेक्ट का जो नेगेटिव होना है वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा है, वो भारी पड़ रहा है, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अब वायलेट हो रहा है, वो फॉलो नहीं कर रहा। अब ये कहानी है क्या पूरी, एक बार समझ लेते हैं। हमने एक पॉइंट लिखा होता है कि प्राइस इफेक्ट जो होता है वो इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मिश्रण होता है ना, और प्राइस इफेक्ट यानी कि दूसरी भाषा में कह लो लॉ ऑफ डिमांड, कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर दो इफेक्ट्स काम कर रहे होते हैं, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इनकम इफेक्ट का प्रभाव उल्टा चल रहा होता है, इतना ज्यादा नेगेटिव होता है कि इसकी नेगेटिविटी इतनी हावी है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो काम कर भी रहा है वो बेचारा छोटा रह जाता है, वो बेचारा कम रह जाता है। तो इनकम इफेक्ट की नेगेटिविटी कभी कभी इतनी भारी पड़ जाती है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पर कि कुल मिलाकर ये प्राइस इफेक्ट जो है ये नेगेटिवली वर्क करने लगता है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड फ्लॉप हो जाता है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो प्राइस बढ़ने पर हो सकता है क्वांटिटी भी बढ़ रहे, या प्राइस घटने पर हो सकता है क्वांटिटी भी घटे, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का वायलेशन हो जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना एग्जाम में आएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड वायलेट कब होता है, जब नेगेटिव इनकम इफेक्ट हावी हो जाए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 56, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज मोर इलास्टिक अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देन मोनोपोली ड्यू टू, यानी कि वही डिमांड कर्व की बात कर रहा है कि मोनोपोलिस्टिक वाले का डिमांड कर्व तो फ्लैटर सा होता है, मोनोपोली वाले का डिमांड कर्व बड़ा स्टीपर सा होता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ये बच्चों को पता होना चाहिए। लो डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं, लैक ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक वाले में बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे सोप मार्केट है, बिस्किट मार्केट है, एक साबुन नहीं लेना दूसरा ले लो, दूसरा नहीं लेना तीसरा ले लो, तो उस वजह से वहां की इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है। उसके बाद है जी 57,
द प्रोड्यूसर रिड्यूसेस सप्लाई फ्रॉम 100 टू 50 यूनिट। तो प्रोड्यूसर ने सप्लाई को 100 से 50 यूनिट कर दिया, यानी कि इसको आप कह सकते हो 50% की गिरावट हो गई सप्लाई में। व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 20 टू 10, जब प्राइस में भी 85% की गिरावट हुई है, प्राइस भी 20 से 10 हो गया, आधा हो गया, तो सप्लाई भी आधी हो गई, प्राइस भी आधा हो गया, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी भी 50 ही है, चेंज इन प्राइस भी 50 ही है। तो इलास्टिसिटी का आंसर पूछ रहा है तो 1 ही आएगा, तो आंसर हो गया 1। उसके बाद 58, द गवर्नमेंट ऑफर मिनिमम एश्योर्ड प्राइस टू द फार्मर टू परचेज देयर आउटपुट इज कॉल्ड। तो जब सरकार फार्मर्स को मिनिमम प्राइस देती है कि भाई इतने का तो आपका खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो एमएसपी उसको हम बोलते हैं, यानी कि सपोर्ट प्राइस। ये भी सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द प्राइस इन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली इज डिसाइडेड बाय। अब कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली कौन सी होती है? जिसमें 2 या 3 फर्म्स आपस में डिसाइड करके प्राइस एंड आउटपुट का डिसीजन ले रहे होते हैं। तो पूछ रहा है द प्राइस इन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली इज डिसाइडेड बाय, या तो फर्म तो नहीं, प्राइस लीडर, यानी कि जो प्राइस लीडर होता है वो डिसाइड करता है। तो कई बार 2 फर्म्स आपस में मिलकर डिसाइड करती हैं जब प्राइसिंग के बारे में, तो उनमें जो लीडर होता है प्राइस का, जो वो कहता है दूसरी फर्म फिर वो मान लेती है। तो ये इनकी मिल बांट के प्राइसिंग की पॉलिसी होती है। इसी तरह ओलिगोपॉली का इसीलिए नाम पड़ता है कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली। और जब दोनों फर्म्स अपने अपने हिसाब से प्राइसिंग और आउटपुट डिसीजन करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली। इसके बाद है जी लास्ट क्वेश्चन नंबर 60, the marginal utility from last unit consumed of commodity Y is 50 and marginal utility in terms of money is 10। ठीक है। The consumer is in equilibrium, कह रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। एंड कंज्यूमिंग commodity Y only, तो इसका मतलब ये सिंगल commodity का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो बच्चे को एक फॉर्मूला लिखवाया जाता है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी अगर मुझे मनी की टर्म्स में निकालनी हो तो मार्जिनल यूटिलिटी प्रोडक्ट की, उसको डिवाइड कर दो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से, है ना, ऐसा हम निकाल सकते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी मनी की टर्म में हमको 10 दे रखी है, और मार्जिनल यूटिलिटी जो प्रोडक्ट का हमें मिला है वो है 50, और प्राइस हमें नहीं पता तो उसको खाली छोड़ दिया। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो P उधर चला गया, 10 नीचे आ गया, तो P आ गया 5। इसका मतलब प्रोडक्ट का प्राइस होगा 5 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए। तो बस ये हो गया बच्चों जी। अब आते हैं हमारे इसके सेकंड पार्ट पर, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज पर। तो जैसा कि आप जानते हैं बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो है ये होता है हमारा 40 मार्क्स का। तो इसके फटाफट से 40 क्वेश्चन डिस्कस करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न इज रिलेटेड टू बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। कह रहा है कौन सा कंसर्न, मतलब कौन सी टर्म BCK से रिलेटेड है। सस्टेनेबिलिटी, हाँ ये तो है। सोशियोलॉजी नहीं होता, ट्रेडिशनल नहीं होता, सोशल एट लार्ज नहीं होता। तो BCK की जो टर्म है जो इससे संबंधित है वो है सस्टेनेबिलिटी, है ना, क्योंकि ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं बिजनेस के अंदर। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई इनमें से कह रहा है कि सबसे कम अप्रोप्रिएट क्या है एक बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। कि भाई इट इज डायनामिक, ये कहना नहीं। इट इज मल्टीफेसेड, ये तो होता है। इट इज रिजिड, नहीं ये गलत है बच्चों, मतलब ये गलत है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट रिजिड है यानी कि वो चेंज नहीं होता, ये बात तो बिल्कुल गलत लग रही है। तो इट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट मतलब कि कौन सी बात सबसे कम सही है, या कौन सी बात कह सकते हो आपकी गलत कह रहा है वो, तो इट इज रिजिड ही गलत कह रहा है वो। उसके बाद वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट SEZ। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा भारत का SEZ है मुंद्रा में। तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इंडिगो, स्पाइसजेट एंड विस्तारा ऑपरेटिंग इन इंडियन एविएशन आर अ रिजल्ट ऑफ। अब ये सारी प्राइवेट कंपनियां जो आ पाई भारत के अंदर, ये किस बात का, मतलब क्या दर्शा रहा है, आर ए रिजल्ट ऑफ, तो प्राइवेटाइजेशन। नहीं तो पहले सरकारी एयरलाइन ही चलती रहती, ये सब ना आ पाते, तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से ये सब प्राइवेट कंपनियां आ पाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव फॉर फर्दरिंग एंड फैसिलिटेटिंग बिजनेसेस इन इंडिया। तो सरकार का कह रहा है कि इसमें
क्या इनिशिएटिव था ताकि बिजनेसेस को बढ़ावा मिल सके? जीएसटी तो नहीं, वो तो टैक्स हो गया। मेक इन इंडिया, यस, मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो था सरकार का, वो था ताकि बिजनेसेस को फैसिलिटेट किया जा सके, लोगों को प्रमोट किया जा सके कि भाई आप सामान यहीं बनाओ भारत में, इससे बिजनेसेस क्या होंगे, फैसिलिटेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, people occupy different job position and deliver their respective responsibility to meet the organization administrative role, ठीक है। what facet of business is concerned with the above statement? बहुत वेरी सिंपल, भाई लोगों को रखा जाता है, उनको अलग अलग जॉब पोजीशन दी जाती है, उनको काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स है जिसको एचआर बोलते हैं, उससे संबंधित स्टेटमेंट हो गया ना। तो इसका आंसर हो गया एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ बीसीके? बीसीके का क्या इनमें से करेक्टरिस्टिक नहीं है? ए, इट इज इंडिपेंडेंट, यही गलत कह रहा है, क्योंकि बीसीके तो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर आप बीसीडी पढ़ोगे तो वो सही होंगी, एवर एक्सपेंडिंग है, ये वास्ट है और मल्टीडिसिप्लिनरी है। तो ए ऑप्शन ही बेसिकली उसका करेक्टरिस्टिक नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, business environment is important to understand the following reasons except, कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमें जानकारी लेना जरूरी है, सिवाय, एक्सेप्ट सिवाय मतलब कौन से पॉइंट इनमें से नहीं है, गलत है। गिव्स डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, ये तो है, जरूरी है। डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये भी है। बिजनेस एनवायरनमेंट जरूरी है कॉन्टिन्यूस लर्निंग के लिए, हाँ ये भी है। बिजनेस एनवायरनमेंट जरूरी है ओवरलुकिंग कंपटीशन, कि भाई हमें कंपटीशन को देखने की जरूरत ही नहीं है, हम ये सोच रहे हैं कंपटीशन कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसा ये कोई पॉइंट नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट ए बी सी के लिए तो जरूरी है, लेकिन डी ये कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद 9th, हु इज द एक्सिस बैंक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? तो कौन है एक्सिस बैंक का सीएफओ? जयराम जी, यानी कि ए, ये नहीं पता होगा आपको। उसके बाद 10th, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा वुड फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी? तो पब्लिक पॉलिसी चैप्टर में पढ़ा है कि जो फेमा एक्ट था यानी जो कानून था वो किस प्रकार का था, रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी, फैसिलिटेटिंग या एडवाइजरी? तो फेमा क्या करता है, रेगुलेट करता है, वो है ना, देखता है कि भाई सब चीजें ठीक से हो रही हैं कि नहीं हो रही, उसको बोलते हैं रेगुलेटरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडिंग इंस्टीट्यूशन? इनमें से फंडिंग कौन नहीं करता, मतलब पैसा कौन नहीं देता? वर्ल्ड बैंक तो देता है, उसके बाद नबार्ड भी देता है, आरबीआई, दादाजी, क्या दादाजी फंडिंग करते हैं? नहीं, दादाजी फंडिंग नहीं करते। और डी आईएमएफ, वो भी फंडिंग करता है, तो सी इज द आंसर। उसके बाद 12th, ए स्टॉक मार्केट वेयर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर वेरी लो, ऐसा मार्केट जहां बहुत ही कम ट्रांजेक्शन होती हैं, एंड दिस वॉलेटिलिटी इन द मार्केट इज ह्यूज, इसीलिए वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है यानी कि उतार चढ़ाव, इज कॉल्ड, ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं? थिन मार्केट, यानी कि जहां पर बहुत ही थिन का मतलब है कि बेसिकली वहां पे ज्यादा बायर सेलर नहीं होते, पतला सा मार्केट है, बेकार मार्केट है, ऐसे मार्केट में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ, तो कंपनीज एक्ट में किसका रजिस्ट्रेशन होता है? सारी कंपनियों का होता है, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, यानी ऑल, ये तो डायरेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द बिजनेसेस शुड कॉन्टिन्यूसली, बिजनेसेस को कॉन्टिन्यूसली डैश एंड डैश करना चाहिए टू द एनवायरमेंट इफ इट इज टू सर्विस एंड प्रॉस्पर, तो ये हमारे किताब का ही क्वेश्चन है। तो बिजनेसेस को कॉन्टिन्यूसली क्या करना चाहिए? आइडेंटिफाई एंड अप्रेज नहीं, मॉनिटर एंड अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही। तो बिजनेसेस को कॉन्टिन्यूसली देखना चाहिए और पर्यावरण के हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए ताकि वो सर्विस या प्रॉस्पर कर सके। उसके बाद 15th, वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड विप्रो लिमिटेड? तो बच्चा बच्चा जानता है विप्रो लिमिटेड के फाउंडर कौन थे? मोहम्मद प्रेम जी, फाउंडर है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, रिफॉर्म्स इन डाउरी एक्ट एंड डाइवोर्स एक्ट
आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, अब पहले पुराने ज़माने में डाउरी एक्ट, डिवोर्स एक्ट चलते थे, तो उसमें रिफॉर्म्स लाए गए। तो ये जो रिफॉर्म्स लाए गए, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म है, कीजिए कल्चरल रिफॉर्म है, कीजिए कमर्शियल रिफॉर्म है, या ये सोशियो कल्चरल कल्चरल रिफॉर्म्स हैं। तो ये बच्चों सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स है, क्योंकि ये समाज से जुड़े हुए एक्ट्स थे, समाज से जुड़े हुए कानून थे, हमारी पुरानी प्रथाएं थी, कल्चर थे, उनसे जुड़े हुए कानून थे। तो ये रिफॉर्म्स हो गए सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स। उसके बाद 17, ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो विद द आरबीआई। ठीक है, सब जानते हैं। दिस प्रोविजन इनेबल्स आरबीआई टू इंश्योर व्हाट, तो आरबीआई सारे कमर्शियल बैंकों से एक रिजर्व अपने पास रखवाता है। तो वो क्यों रखवाता है? ताकि वो क्रेडिट को कंट्रोल कर सके, है ना। तो वही पूछ रहा है क्यों करवाता है। फॉरेक्स रेट फ्लक्चुएशन नहीं, क्रेडिट पोजीशन ऑफ द कंट्री, यही सही है। सेविंग्स ऑफ पीपल या कलेक्ट पब्लिक डेटा नहीं। तो वो क्या इंश्योर करता है कि कंट्री की क्रेडिट पोजीशन क्या है, ताकि आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल कर सके। उसके बाद है 18, पर्सनल सेलिंग इज डन थ्रू, तो पर्सनल सेलिंग जो है वो कौन से कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होता है? ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्या गलत है ये बताना है अबाउट एलएलपी। तो कह रहा है एलएलपी में क्या गलत है? सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये है, ये तो सही है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी लाइक नॉर्मल पार्टनरशिप, कह रहा है इनकॉर्पोरेशन जो है वो जरूरी नहीं है। तो बस ये उसने बात गलत कह दी। ऐसा नहीं है बच्चों, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन भी मैंडेटरी होता है। बाकी तो सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है इनमें से क्या इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है बिजनेस का? लेबर यूनियन तो है, कॉरपोरेट कल्चर है, कस्टमर, अब कस्टमर कोई हमारे कंपनी के अंदर की बात थोड़ी ना, एनवायरनमेंट का पार्ट थोड़ी ना इंटरनल। तो ये तो बाहरी व्यक्ति हो गया, तो ऑप्शन इज सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ओन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो मिनिस्ट्री है वो क्या ओन करती है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नहीं, गेल लिमिटेड यस। तो ये आपको डायरेक्टली नोट्स के अंदर भी मिल जाएगी बात, डायरेक्ट क्वेश्चन है। भारत पेट्रोलियम और रिलायंस भी नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, फॉरेन ब्रांड्स वर वेलकम्ड इन इंडिया and were allowed to use foreign brand name, which of the following does use of foreign brand name relate to, तो भाई हमने ये छूट दे दी कि फॉरेन ब्रांड्स यहाँ पर आओ और अपने नाम से ही काम करो, अपनी इंडस्ट्री में अपने ब्रांड नेम से आप बेच सकते हो सामान। तो इसका मतलब हम क्या दे रहे हैं? हम छूट दे रहे हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन या ऑटोनॉमी ऑफ इकोनॉमी। इट इज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी हमने छूट दे रखी, हमने फ्री छोड़ दिया कि अपने नाम से आप काम करें। क्वेश्चन नंबर 23, under which section of IRDAI Act can IRDAI function and impart its duties? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। फंक्शंस का जो सेक्शन दे रखा है IRDAI एक्ट में वो है सेक्शन 14, यानी कि सेक्शन 14 ऑफ IRDAI एक्ट 1999। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 24, ए कंपनी इज सेट टू अंडरगो डैश व्हेन इट्स एसेट्स आर सोल्ड ऑफ पीस मील, थोड़े 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 करके हम किसी कंपनी के एसेट्स बेचते हैं, रादर देन वन सिंगल ऑपरेटिंग एंटिटी। कीवर्ड है, मार्क भी करवा रखा होता है बच्चों को। तो इसको क्या बोलते हैं कि कंपनी किस में जा रही है? एक्विजिशन, मर्जर नहीं, लिक्विडेशन, क्योंकि कंपनी के एसेट्स पीस मील में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इनफैक्ट ये आप ग्रेजुएशन में अगर हो तो ये टॉपिक आप अकाउंटेंसी में पढ़ते भी हो। उसके बाद 25, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? तो मैक्सिमम हो सकते हैं साहब 200, बच्चा बच्चा जानता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इन द प्राइवेट सेक्टर इज मेजर्ड बाय, प्राइवेट सेक्टर में हम क्या देखते हैं परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए? तो बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आंसर लगता है, जबकि वो गलत है और एक किताब का ही क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उससे पता लगता है कि भाई परफॉर्मेंस क्या है बिजनेस की। उसके बाद 27, हु वाज द फाउंडर ऑफ वॉलमार्ट, तो वॉलमार्ट के फाउंडर थे हमारे दोस्त सैम,
यानी कि सैम वॉल्टन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, FIPB स्टैंड्स फॉर। तो FIPB तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन रेगुलेटरी बॉडी दैट फैसिलिटेट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनकी रेगुलेटरी भारत में बॉडी कौन सी है जो बिजनेस को यानी कि व्यापार को फैसिलिटेट करती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फैसिलिटेट करती है? एग्जिम बैंक तो नहीं है, नबार्ड भी नहीं है, IRDA। तो इनके नाम में भी आर आ रहा है, रेगुलेटरी बॉडी है भारत की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करती है, रेगुलेट करती है। और IFCI भी नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, डैश इज द मेजर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हम परसेंटेज की टर्म्स में जब रिटर्न निकालते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में तो उसको एक टर्मिनोलॉजी पढ़ रखी है लास्ट चैप्टर में, उसको बोलते हैं बच्चों यील्ड। तो यील्ड का मतलब ही क्या होता है, रिटर्न। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, मेंबर्स ऑफ अ HUF के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? तो सब बच्चे जानते हैं, उन्हें हम को पार्सनर्स कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है क्या सही है। तो कंज्यूमर एंड कस्टमर आर ऑलवेज द सेम पर्सन, नहीं, इनका डिफरेंस हम पढ़ते हैं, ये अलग होते हैं। कस्टमर में और मे नॉट बी द कंज्यूमर, बिल्कुल सही, ये बात लिख भी रखी है। कस्टमर हो भी सकता है कंज्यूमर हो या नहीं भी हो सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर। तो बताओ ये किस कंपनी का स्टेटमेंट है, मिशन स्टेटमेंट किस कंपनी का? गेट्स साहब यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। तो ये उस लिस्ट में हमने पढ़ रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद 34, GST इज ए फॉर्म ऑफ। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, GST जो है वो क्या क्या है फॉर्म? इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी नहीं, इंक्लूसिव पॉलिसी नहीं, पॉलिसी रिफॉर्म, यस। ये हमारी क्या थी, एक रिफॉर्म थी कि हमने टैक्स सिस्टम को चेंज कर दिया था। उसके बाद 35 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेबी नॉट केटर टू। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया जो है वो इनमें से क्या नहीं देखता? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बस। तो ये ही नहीं देखता क्योंकि इन्वेस्टर्स से देखता है, ब्रोकर्स इंटरमीडियरी को देखता है, कंपनियों को वो रेगुलेट करता है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं देखता। उसके बाद 36, टोकन मनी पेड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन इज कॉल्ड। कभी कभी जब हम नेगोशिएशंस करते हैं और टोकन मनी देते हैं कि भाई साहब ये टोकन मनी रख लो, तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो ई मतलब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, करंट रिवर्स रेपो रेट इज 2.5%, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट शेल बी 250 बेसिस पॉइंट्स। तो 250 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है एक तरह से 2.5%। आरबीआई इंक्रीजेस रिवर्स रेपो, आरबीआई ने रिवर्स रेपो जो है 150 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। तो अगर करंट रिवर्स रेपो रेट था 2.5% और 150 बेसिस पॉइंट का मतलब बच्चों होता है 1.5% से बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब रिवर्स रेपो रेट अभी कितना हो गया होगा? अगर ये पहले 2.5 था और 1.5% बढ़ गया तो रिवर्स रेपो रेट कितना हो गया होगा? 4%। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द न्यू रेपो रेट। तो देखो कितना चालाक है, कह रहा है रेपो रेट बताओ, और उसने शुरू में ये लिखा था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो के बीच में 250 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस होता है, यानी 2.5% का डिफरेंस होता है ना। तो अगर रिवर्स रेपो नया वाला 4 है और 2.5% जो है वो डिफरेंस है रेपो का उससे, तो रेपो इसका मतलब पता है कितने परसेंट रहा होगा या हो गया है नया? 6.5%। तो इसका मतलब रेपो रेट नया जो होगा वो कितना हो गया? 6.5%। उसके बाद बस खत्म बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38, पीपल इन द स्टॉक मार्केट हु एंटिसिपेट लोअर रिटर्न्स आर कॉल्ड। तो भाई जो बेचारे होते हैं पेसिमिस्ट टाइप कि भाई अब तो गिरावट आने वाली है, ऐसा सोच रहे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भालू, है ना, बियर्स। उसके बाद 39,
intermediaries exert a considerable influence on business organization. This statement is true for, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इंटरमीडियरीज जो हैं वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कब सत्य होगा, किस पर्यावरण में सत्य होगा? ए माइक्रो एनवायरनमेंट, बी मैक्रो एनवायरनमेंट, सी इंटरनल या डी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये ट्रू होगा, ये आप एनवायरनमेंट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट, है ना, कि भाई जब हम माइक्रो लेवल की बात कर रहे होते हैं, माइक्रो पर्यावरण की बात कर रहे होते हैं, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि तब ये इन्फ्लुएंस बिजनेस को कर सकते हैं काफी ज्यादा। उसके बाद 40 लास्ट क्वेश्चन, ए पोजीशन वेयर a person's assets are not enough to pay off the liabilities। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर सकता उसके एसेट्स में से, तो इसका मतलब वो क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट। तो पॉवर्टी तो ऐसी जगह, रिस्क पे ऑफ कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया है, या इसको कहते हैं इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। तो ये थे बच्चों हमारे आज के 100 क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट करे, पूरा का पूरा एक मॉडल टेस्ट पेपर। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ शायद थोड़े बहुत आपके कॉन्सेप्ट पुराने भी रिवाइज हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस यही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपके साथ एक और मॉडल टेस्ट पेपर का डिस्कशन। तो तब तक के लिए आप अपना नॉर्मल रिविजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।